संस्कृति जो है हमारे धर्म में भी और हमारे भारतीय धर्म में भी जो संस्कृति है, गुरु का जो दर्जा है वो आप देखिए, और उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को उतने उच्च स्तर का शिष्य बनाने के लिए उनसे कैसे काम करवाए, उनको आसानी से ऐसे खीर परोस के नहीं दी, उनसे परिश्रम करना। तो क्या है कि आज हिंदुस्तान के लगभग हर कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ा है वो मिल जाता है। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, अचानक आते हैं मिलने के लिए, कभी तो मिलने चलते बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुंबई में है, कोई पुणे में है, कोई यूएसए में है। डॉक्टर्स तो जगह जगह फैले हुए हैं। फिजिक्स और क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट, ये दोनों में बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, जब यहाँ क्लासेस में होते हैं तो क्लासेस के होते रहते हैं, और उसके बाद जब पढ़ा के थक जाते हैं तो रिलैक्सेशन है। वो बच्चे मेरे दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही। नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं मार्गदर्शन। आप लोग जैसे कि जानते हैं, मार्गदर्शन हम लोग गुरुजी लोग के लिए बनाए हैं। आज आप पहुंचे हैं सेक्टर 10 के जोनल मार्केट, रूबी फिजिक्स। हमारे साथ आज हैं सलीम सर, जिनको करीब 25 से 30 साल का अनुभव एजुकेशन लाइन में है। आज उनसे उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका गूंज लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी, धन्यवाद। पूछिए सर। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, कैसा हुआ, कुछ बताएं। स्कूली शिक्षा का मैं बताऊँ आपको शिव कुमार जी, बहुत बचपन में मुझे जन्म के 3 महीने के बाद ही पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ समय पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक मुझे रायपुर में पढ़ना पड़ा। बहुत ही साधारण स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी उस समय। उसके बाद भिलाई आया। भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 1 के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मैंने वहाँ से अपना हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद साइंस कॉलेज दुर्ग, जो आजकल श्री विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज कहलाता है, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका परिवार के बारे में कुछ बताएं। परिवार में कितने भाई वगैरह? हमारा बहुत छोटा सा परिवार रहा है। मेरी माता जी, मेरे पिताजी दोनों शिक्षक रहे हैं, मेरा भाई और मैं, हम 4 लोगों का एक परिवार है। और अब तो ऐसा लगता है कि सारे बच्चों के साथ हमारा एक सारा एक परिवार हो जाता है। एक शिक्षक का परिवार तो बहुत बुरा होता है। हमारे परिवार में हम लोगों को शुरू से ही अपनी माता जी, अपने पिताजी को टीचिंग करते हुए देख करके कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत होती थी कि हम भी शिक्षण कार्य करें। और जिस मेहनत से हमारी माता जी शिक्षण कार्य करती थी, जबकि वो हेडमिस्ट्रेस हुआ करती थी, तो हेडमिस्ट्रेस होते हुए भी वो कम से कम अपनी शाला में 5 क्लासेस अनिवार्य रूप से दे रही है। इंग्लिश की शिक्षिका थी वो, तो उनको देख करके बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो मेरा प्रारंभिक गुरु मेरी माँ ही है। फिर पापा भिलाई स्टील प्लांट में सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे थे, लेकिन वो भी क्लासेस लेते थे, और उनके इंटरेक्शंस मैंने उनके ट्रेनिंग्स के साथ देखे। इतने अच्छे इंटरेक्शन हुआ करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक गुरु है, वो बच्चे घर आते थे, पापा से मिलते थे, गेट टुगेदर होता था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे बचपन के मन में, कोमल मन में बैठ गई। तब जाके आगे भी हमने इसी क्षेत्र को चुना। मतलब आपका ये कहा जाए कि ड्रीम आपका शिक्षा ही था, मतलब जो ड्रीम था उसी लाइन में आगे। मैं इस बारे में एक घटना हुई है। जब मैं बीएड की ट्रेनिंग कर रहा था, तो जब मेरा प्रशिक्षण के दौरान हमको स्कूलों में जाकर के पढ़ाना पड़ता है बीएड, तो मुझे सौभाग्य से उसी स्कूल में जाके पढ़ाने का मौका मिला जहाँ से मैं पढ़ के आया था। तो वहाँ के जो टीचर्स थे वो जानते थे। वो जब मैं शिक्षण कार्य कर रहा था, बोर्ड वर्क कर रहा था, जैसा कि आप जानते हैं पोलियो रहता है में, लेकिन मैं खड़े होकर जब बोर्ड पे लिख रहा था, तो मेरे मैथ्स के टीचर आके मेरी क्लास में पीछे बैठे। पूरी क्लास उन्होंने मेरी अटेंड की, और जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मेरा पीठ थपथपाया, बोला सर ये बहुत अच्छा, तुम इसी काम में आके जाओ। वो भी बात बैठ गई मेरे में, क्योंकि वो मेरे शिक्षक मेरी क्लास अटेंड करके मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो लगा कि हाँ
हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को समझ में आ रहा होगा, तभी सर ने मुझे ऐसा बोला। वो बातें रही। सर अपनी समिति के बारे में बताएं, और कोचिंग है अपना, समिति भी है, उसके बारे में देखिए, कोचिंग का ख्याल तो ये है शिव कुमार जी कि जब मुझे मेरे कैलिबर के, मेरे परसेंटेज के, मुझे आपको बताते हुए थोड़ा गौरव हो रहा है, गर्व हो रहा है कि MSc में मैंने मौजूदगी से MSc किया है और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। तो फिजिक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट, चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, नई नई चीज़ें हैं। हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, विश्व में एक से एक साइंटिफिक माइंड वाले लोग हैं जिनके एक से एक एक्सपेरिमेंट्स छोटी सरल चीज़ों के साथ होते हैं, वो बहुत प्रभावित करती हैं। अब सबका व्यक्तित्व अपना अलग अलग होता है, तो मुझे ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो फिजिक्स को चुनना बहुत सारे लोगों ने बताया बहुत कठिन विषय है, और तो फिर वो एक जिद जो होती है कि जो कठिन है उसको हम सरल बनाएं। अपना तरीका डेवलप किया, अपने नोट्स, अपने पढ़ाने के तरीके, ऐसा करते करते फिर जब गवर्नमेंट जॉब को मैंने वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया तो सोचा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फैक्शन तो था क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन कहीं ये नहीं रहता था कि हमारे ये जो बच्चे IITs और मेडिकल में जाते हैं, इनके स्तर के शिक्षक अगर हमको बनना है तो और मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए किसी दूसरी फील्ड में आना पड़ेगा। तब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को VR किया 2015 में, और उसके पहले से मैं इस फील्ड में आया था, लेकिन ओपनली हम नहीं कर पाते थे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होने के कारण छोटा मोटा घर में 2-4 बच्चों को ऐसा करके लेते थे, तब भी बच्चे सिलेक्ट होते थे। लेकिन उसके बाद जब फुल फ्लैश आया, जब मेहनत करके बनाया, तब समझ में आया कि फिजिक्स को किस तरह से बच्चों के दिमाग में ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए उसकी थोड़ा चिंता थी। तो अब चीज़ें काफ़ी मेहनत करने के बाद सरल है। अब ये बात ध्यान में आई शिव कुमार जी की, पढ़ाते भी एक रूटीन में आदमी ढल जाता है। तो ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि दिव्यांग होने के कारण मेरी एक छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टीम है, जिसका जो छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट CDAC है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और उन बच्चों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ, नौजवानों के साथ ग्राउंड को अभी भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ उनके साथ खेलने के लिए। तो ये जो खेल भी साथ में है, तो अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि फिजिक्स और क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट, ये दोनों में बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, जब यहाँ क्लासेस में होते हैं तो क्लासेस के होके रहते हैं, और उसके बाद जब पढ़ा के थक जाते हैं तो रिलैक्सेशन है। वो बच्चे मेरे दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही प्रतिभावान हैं, उनके साथ समय बिताने से थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। तो बोलते हैं ना, स्पोर्टिंग होना अपने आप में आपको एनर्जेटिक बना देता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो जो स्पोर्ट्स है, मेरा क्रिकेट है, उसके कारण इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसमें एनर्जी और बढ़ के मिलती है। तो कृपा है ऊपर वाले की, आप लोगों का सहयोग है, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, उनको ये लगेगा कि एक टीचर का एक रूटीन होता है, आना है, पढ़ाना है। हमारा ऐसा रूटीन नहीं है। मेरा रूटीन ये होता है, चूंकि ग्राउंड में मैंने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि वो बैट्समैन है, अच्छा बैट करे, बॉलर है, अच्छा बॉल फेंके, फील्डर अच्छा फील्ड करे, उनके पीछे मेहनत करते हैं। तो वही एटीट्यूड हमको हमारी क्लास में भी आता है, ये बच्चा इसके पीछे ऐसा मेहनत करे, ये बताए, ये चलते रहती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इससे क्या है, अपने जॉब में, अपने काम में हमको इंटरेस्ट और क्रिएट होता है। वो इंटरेस्ट क्रिएट होने से फायदा अल्टीमेटली बच्चों को, ये सब प्रयास करते हैं। सर, एक गुरु के तौर पर जो देखा जाए सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? चैलेंज मेरे पास सबसे बड़ा तो मेरी शारीरिक दुर्बलता कथा शुरू, जिसकी वजह से घर में मेरे माता पिता चिंतित थे कि ये बच्चा बाहर निकल के दुनिया में कैसे जाएगा, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, थोड़ा कॉन्शियस थे।
लेकिन फिर उन्होंने हौसला बढ़ाया। पहला चैलेंज मेरे पास वहीं पे आया जिंदगी में। शुरू में एक दिव्यांग व्यक्ति को जो परेशानियां आती हैं, तो हमको बोला ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जो शब्द दिया है, पहले जो विकलांग, जो फिजिकली चैलेंज, अपंग, ये सब शब्द खत्म हो गए। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सुंदर शब्द हम लोगों के लिए दिया, हमारे जैसे सभी व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग शब्द। उन्होंने बोला ये अपंग नहीं है, दिव्यांग है, ईश्वर का दिया वहां है, आप उसको अपनी ताकत बनाएं। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य वही रहा होगा, उसको हमने जीवन में उतारा। जो कठिनाइयां सामान्य लोगों को वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो उनको ऐसी कठिनाई आती नहीं। कहीं पर सिंपल सी बात है, एक दिव्यांग व्यक्ति है, कहीं पर किसी संस्था में जा रहा है, किसी स्कूल कॉलेज में जा रहा है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी सपोर्ट नहीं। अब जो सामान्य आदमी उसको तो ये आदत ही नहीं है ना, वो तो अपना चले जाएगा सीढ़ी। ये दिव्यांग व्यक्ति जब जाएगा तो पहले सोचेगा मैं सीढ़ी में जाऊँ कैसे, 5 लोग देख रहे हैं उनके सामने मैं सपोर्ट लेके कैसे जाऊँ। थोड़ा इंफीरियरिटी शुरू में आता था। तो जब छोटे रहते हैं तो ये सब बातें दिमाग में रहती हैं, अरे यार मैं ऐसे जाऊँगा, ये लोग देखेंगे कैसे चल के जा रहा है, ये सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, उस समय रहता है थोड़ा। और जब जीवन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर तो कितनी भी बड़ी सीढ़ी ले आओ, हम जैसे हैं हम वैसे ही जाएंगे। दूसरे लोग देखते हैं भाई हमारी जो प्रॉब्लम है तो ये अनुभव से आता है। तो आता होगा जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको ये परेशानियां आती होगी, निश्चित आती होगी, लेकिन उनकी वही है, जहाँ कमजोरी है वहाँ ऊपर वाला दूसरी तरीके से गुण भी देता है। उस गुण का विकास अगर हम करें, उसको अपना सॉलिड बनाएं, तो वो कहीं भी कोई मायने नहीं रखता। जैसा आप देख रहे होंगे आज हम इस चीज से बहुत आगे आ गए, अब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता कभी कि ऐसा है। अपने काम को लगन से हम करते चले जाते। सर रूबी फिजिक्स का इतने साल का जो अनुभव रहा है, उसमें रूबी फिजिक्स में पढ़ने वाले बच्चों से रूबी फिजिक्स का दायरा कैसे इतना बढ़ा, उसके बारे में उसकी उपलब्धि। शिव कुमार जी, मेरा सबसे जो पढ़ाने का सिद्धांत है वो विशुद्ध अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो वृहद संस्कृति है। आप देखिए बचपन से हम जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं, मैं तो खैर मुस्लिम हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है, हमारे धर्म में भी और हमारे भारतीय धर्म में भी जो संस्कृति है, गुरु का जो दर्जा है वो आप देखिए। और उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को उतने उच्च स्तर का शिष्य बनाने के लिए उनसे कैसे काम करवाए, उनको आसानी से ऐसे तीर परोस के नहीं दी, उनसे परिश्रम करवाया उनके भले के लिए। उस समय शिष्य भी वैसे हुआ करते हैं। अभी चीजें थोड़ा बदली, अब ये इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आने के बाद ये जो जनरेशन है, ये थोड़ा चीजों को, दूसरी चीजों को ज्यादा जानने देने लगी, जो उनके काम की नहीं है वो ज्यादा जानने लगे। तो अब जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वो बच्चे उसी मानदंड में उसको पहले तोड़ते हैं। अगर उस टीचर के पास, क्योंकि टीचर तो भाई अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स ही पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का टीचर है केमिस्ट्री, इंग्लिश वाले इंग्लिश ही टीच करेंगे। लेकिन ये बच्चे, अब जो जनरेशन आई है, ये परिवर्तन दिख रहा है, इसको भी हमने दूर किया। हमको लगा फिजिक्स गंभीर सब्जेक्ट है, अगर गंभीरता से ही फिजिक्स को अगर हम पढ़ाते चले गए तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा बोर होता है, ऐसा दिखा। तो ये जो आसपास की चीजें चल रही हैं, इससे उन बच्चों के स्तर तक पहले उतरे, उनसे बातें करें, उनको पहले अपने साथ मिलाएं। ये काम हम करते हैं, उनको अपने साथ मिलाएं। जब बच्चा क्लासरूम में फ्री हो जाता है, क्योंकि कोई बच्चा क्लासरूम में आप टीच कर रहे हो, खाली बैठा है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों का फेस देख के ही पता चल जाता है कि इसको समझ में आ रहा है, इसको नहीं, ये जबरदस्ती करें। कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भी मोटिवेट करके कम से कम क्लास में इंटरैक्टिव बनाए। ये काम जब हमने करना चालू किया तो हमने देखा बहुत साधारण बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, वो भी रिजल्ट निकालने लगा, वो भी रिजल्ट देने लगा, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होकर जाने लगा। तो जब ये काम हम यहाँ से करते हैं तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। तो हमारा जो दायरा इतना बढ़ने का कारण यही बच्चे हैं, यही माउथ पब्लिसिटी है। हम रूबी फिजिक्स के बहुत बृहद स्तर पर अपना ऐड और ये प्रचार, इसमें हम भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा ये है कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है, अगर उन बच्चों ने हमसे कुछ सीखा है, जीवन में कोई स्थान प्राप्त किया है,
वो ही जा करके बताते हैं। आपको मैं बताऊं, अब जो मेरे को 25-30 साल का अनुभव हुआ है, अब तो ये बातें हैं कि जो बच्चे पढ़े हैं उनके बच्चे अब उतने बड़े हो गए कि उनको भी मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। अभी जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो सौभाग्यवश ऐसा होता था कि मेरे को मास्टर ट्रेनर बनाया था दुर्ग जिले में, शिक्षा अधिकारी जी ने दुर्ग जिले का मास्टर ट्रेनर बनाया था। तो होता यह था शिव कुमार जी कि मैं सवेरे यहाँ पर बच्चे को पढ़ा के जा रहा हूँ और दोपहर में उनकी मम्मी मेरी क्लास वहाँ पे अटेंड कर, मतलब 2 जनरेशन को एक साथ। यहाँ वो ट्रेनिंग में आ रही है, ट्रेनिंग में वो टीचर है तो सबको आना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब में नेसेसरी होता है। तो बच्चे को यहाँ पढ़ा के जा रहा हूँ, वहाँ उनकी मम्मी पढ़ने के लिए आ रही, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो फिर वो कंपैरेटिव भी करते थे, फिर बच्चा कुछ सर बताइए मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ मम्मी। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें हर जगह नहीं मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कोविड का पीरियड आया, इस पीरियड में जो स्कूलें बंद हुई, ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया। टीचिंग का मतलब क्लासरूम टीचिंग ही होता है, कोई कुछ भी बोले, जब तक बच्चा टीचर के सामने ना बैठे, उससे बात करके उससे ना पढ़े। ऑनलाइन टीचिंग एक ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है, इससे आप सीख पाओगे, इसमें डाउट है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट है। इसलिए मैंने बोला ना, हम तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो शिक्षा पद्धति है उस पे विश्वास करते हैं। बच्चों को आमने सामने उनको बताओ, आप ऐसा काम करो एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चा आपका सम्मान करे। अगर वो सम्मान हमारा डेवलप होता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वो बच्चा आपके सम्मान के कारण ही आपको रिजल्ट आपकी बात मानता है, और फिर ये हमारा प्रयास है। तो ये सब चीजें जब स्प्रेड होती हैं तो नेचुरली बच्चे बाहर बात करते हैं, बहुत पब्लिसिटी होती है, उसी से हमारा दायरा जो है ये बढ़ते बढ़ते इतना व्याप्त हो गया है कि आज हिंदुस्तान के लगभग हर कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ा है, वो मिल जाता है। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, अचानक आते हैं मिलने के लिए, कभी तो मिलने चलते बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुंबई में है, कोई पुणे में है, कोई यूएसए में है, डॉक्टर्स तो जगह जगह फैले हुए हैं। इवन कोविड में जो मैं सीरियस मुझे अटैक हुआ था, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, आखिरी क्षणों तक पहुंच गया था, तब भी मेरे डॉक्टर्स, मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स ही, उन्होंने मेरी इतनी देखभाल की कि मेरे को वापस निकला। तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। सर, अगला सवाल मेरा ऑनलाइन से संबंधित है। ऑनलाइन से पहले और ऑनलाइन के बाद में शिक्षा में आपने क्या अंतर देखा? बच्चों के जो मानसिक विकास है उसमें क्या अंतर देखा? मैंने जैसे बताया, ऑनलाइन एक ऑल्टरनेट व्यवस्था थी कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो। देखिए शिव कुमार जी, आप भी एक चैनल अपना रन कर रहे हैं, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन एक शिक्षक टेक्नोलॉजी नहीं जानता है ना। एक शिक्षक तो शिक्षक है, वो तो ज्ञान देगा ना, उसके लिए तो उसका बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब वो पढ़ा चुका, अब जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, 40-45 साल का वो टीचर हो गया, अब कोविड आ गया, अब उसकी आदत बोर्ड पे पढ़ाने की है, अब वो टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन जाएगा, क्या व्यवस्था कर पाएगा वो बताइए? उसको तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना। जबकि ऑनलाइन में जो एक्चुअल यही सब काम करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी आती है, टीचर को नहीं आती ना, फिर वो कितना ही वो करेगा। उससे क्या हुआ कि जो अच्छे टीचर्स थे, जो अच्छा पढ़ा रहे थे, जो अच्छा पढ़ा सकते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन जब ऑनलाइन गया तो उतना अच्छा नहीं हो पाया शायद, और बच्चे उनसे पढ़ना चाह रहे थे, उनका इंटरप्रिटेशन खराब हुआ, या खराब हुआ तो नहीं बोलना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है, थोड़ा कम हुआ होगा ऐसा लगता है मुझे। और टीचर्स की आदत है बच्चा सामने रहे, उसको पढ़ाए, उसको डांटे। शिक्षक, एक जनरल शिक्षक की आदत ही होती है, पढ़ाते पढ़ाते थकता है, थोड़ा डांटता है, फटकारता है बच्चों को, बच्चे भी थोड़ा सा ये होते हैं, तो ये सब इंटरेक्शन खत्म हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि ऑनलाइन होने से जो बच्चे एक्चुअल पढ़ना चाहते थे वो तो पढ़े, लेकिन 70% बच्चे जो थे मोबाइल और या लैपटॉप हाथ में आने के बाद वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिवेट हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्ती का दायरा बढ़ गया, तो उस पे उनका समय ज्यादा खर्च होने लगा, पढ़ाई पे कम हो गया। क्लास आते तो ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, ये क्लास में रहो, पढ़ो, ये डिस्टर्बेंस हुआ। तो कोविड ने वैसे बहुत सारी चीजें सिखाई,
ये ऑल्टरनेट टीचिंग भी डेवलप की, मगर ये ऑल्टरनेट ही है, ये परफेक्ट टीचिंग नहीं मेरे हिसाब से। कोई सहमत हो, कोई सहमत नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से तो एक्चुअल टीचिंग ऑफलाइन ही है, बच्चा सामने, टीचर सामने, एक दूसरे से बात करें, समझाएं, यही टीचिंग सही है। तो अब देखिए, अब जब कोविड का प्रभाव कम हो रहा है, अब जब स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो अब आप देखना 1-2 साल के बाद फिर ये जो स्तर है ये फिर से अपना मेंटेन होगा। वैसे भी हिंदुस्तानी ब्रेन दुनिया में सबसे बेस्ट ब्रेन है। हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, हमारी जनसंख्या में विश्व में बहुत दूसरे नंबर पे है, ब्रेन भी बहुत अच्छा है, तो वो बच्चे मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन ज़्यादातर परसेंट, मैंने बोला ना 65 to 70% बच्चे नए बच्चे हैं भाई, 16, 17, 18 साल के बच्चे, उनको जिंदगी के बारे में कितना ही मालूम है। अच्छी चीजें कम आकृष्ट करती हैं, बुरी चीजें सोशल मीडिया पे इतने बात करते हैं, उनको लगता है कि हमारी दोस्ती यारी, ये मेरा दोस्त, ये फ्रेंड, उसमें उनका टाइम ज्यादा खर्च होता है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनका टाइम किल हो रहा है। फिर वो उतने देर तक लगातार देखते हैं सिस्टम पे। आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग तो पत्रकारिता से भी संबंध रखते हैं, आप देखिए पेपर में कितने ये सब बीमारियां आ रही हैं इन बच्चों की, बहुत छोटे बच्चों की उम्र से बीमारियां आ रही हैं। आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है, कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देख रहे हैं। पहले सब कहाँ होता था, जब अपने समय में एक्चुअल ब्लैक बोर्ड होता था तो ये सब नहीं था। आजकल आप देखो बहुत छोटी है, सब बच्चों को चश्मा लगा हुआ, सब को स्पेक्स लगा के, क्यों? कंटिन्यूअसली वो स्क्रीन को देख रहे हैं, ये थोड़ा हार्मफुल है। तो अब ये धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो बदलेगा कोविड के बाद। अब ये चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। फिर से ऑफलाइन टीचिंग जो होगी उसमें बच्चा अच्छे से सीखेगा और अच्छे संस्कार लेकर। जैसा आईआईटी नीट वाले बच्चों के लिए उनको सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? मेरा जिस दिन मेरा बच्चा आईआईटी या नीट के बारे में मेरे से बात करता है क्लासरूम में आने के बाद, तो उसको मैं एक ही बात ये बताता हूँ कि 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ आपका सब्जेक्ट चलना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप घूम रहे हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ पढ़ाई। ये आप उद्देश्य रखोगे तो आपके जीवन का वो जो 1 या 2 साल जो आप नीट या आईआईटी की तैयारी के लिए लगा रहे हो, तो तब आप उसमें डिवोटेड होकर के पढ़ना तो पड़ेगा। शिव कुमार जी, ये चीजें सरल नहीं है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है, हमारा आईआईटी का जो एग्जामिनेशन है वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जामिनेशन की श्रेणी में आता है। इसको क्लियर करना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो लगती है। आप कितना जागरूक होकर, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं आप उनके इंटरव्यूज देखिए, वो बच्चे अपने शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कितना वो पढ़ते हैं, कितना कई जगहों पर वो सैक्रिफाइस करते हैं, अपने आराम को त्यागते हैं, अपने घूमने को त्यागते हैं, अपने परिवार के फंक्शंस को अवॉइड करते हैं, बहुत जरूरी हुआ तब जाते हैं, तब जाके सिलेक्ट होते हैं। मीनिंग इज कि अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है, आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसके लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर 24 घंटे आपके दिमाग में वही चल रहा है। आप एक बार अपने अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बच्चा क्रैक कर देता है ना, तब आगे उसका जीवन अच्छा हो जाता है। वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो ऑर्डिनरी रह जाता है, फिर जिंदगी में वो लगातार स्ट्रगल करता है। वो स्ट्रगल ना करना पड़े, आप ये 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत कर लो, तो आगे आपकी लाइफ अच्छी। ये हम इनके दिमाग में डालते हैं, तब जाके बच्चा हमारा एकदम से तैयार नहीं होता। मुझे उनको तैयार करने में 3 महीना लगता है, ये चीज समझाने में। बच्चे छोटे होते हैं भाई, दिमाग छोटा है, दुनिया अभी देखी नहीं, धीरे धीरे वो समझते हैं और फिर जब ग्रो करके निकालते हैं। तो मैंने तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे देखा है कि जिनको कुछ नहीं आता था, उन बच्चों को, छत्तीसगढ़ के बहुत इंटीरियर इलाके से है। एक बच्चा तो जब मेरे पास एडमिशन नहीं आया तो रो डाला था, सर इंजीनियरिंग क्या होता है ये मैं सुनेगा। आज वो बच्चा एनआईटी में सिलेक्ट होकर के इंजीनियर बन करके एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छे ऑफर के साथ जॉब करता है। तो ये थोड़ा शिक्षक का ये होना चाहिए उद्देश्य कि बच्चों को मोटिवेट करके थोड़ा ले करके, ये मेरा उद्देश्य। आप काफी बच्चों के लिए इतने साल से प्रेरणा रहे और काफी अनुभव भी आपका रहा है। जी हाँ, गुरुजी रहे। आपके गुरुजी कौन है, या आपके ये बोलना जाए प्रेरणा कौन है? मैंने बताया, मेरी सबसे पहले प्रेरणा मेरी माँ है। माता जी, माँ को देखा, पापा को देखा, जिन्होंने पापा तो इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद वो क्लास लेते थे। मतलब
वो जो व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व में जो ऐसे निखरता है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अंदर में आती है। इसलिए मैंने बोला फिजिक्स है, क्रिकेट भी है, तो ये सब गुण कहाँ से आता है? कहीं से देखता। प्रथम गुरु माता पिता, और सौभाग्य है हमारा, अल्लाह का करम है कि ऐसे माता पिता हमको मिले जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने मेहनत की। उनकी मेहनत हमने देखी, हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में भी अब ये बोला जाए कि सहानुभूति भी एक होती है, जो स्कूलिंग भी हुई मेरी 5वीं तक तो बहुत छोटा था मैं। 6वीं से हमारे स्कूल में जो हमारी क्लास टीचर थी, तो हम लोग 2 बच्चे थे ऐसे दिव्यांग हमारी क्लास में, तो और पढ़ने में ठीक थे थोड़ा, तो मैडम बहुत हम लोगों को चाहती थी। ऐसे माँ के प्यार जैसे होता है वैसे हमको उनसे प्रेम मिलता था, तो उससे हम और थोड़ा प्रफुल्लित होते थे और रिजल्ट और अच्छा करके जाते थे। वैसे कॉलेज में पहुंचा जब, तो भी पढ़ने में ठीक था, तो टीचर्स कॉलेज में क्या थोड़ी स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। अब हमारे पास लिमिटेशन था, तो हम क्लासरूम अटेंड करते थे, टीचर्स के साथ बातचीत करते थे, तो उनका भी प्यार बहुत था। हमारे साइंस कॉलेज में जो मेरे प्रोफेसर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, डॉक्टर जी.डी. साव सर, वो वहाँ के प्रिंसिपल भी बने बाद में। वो इतना प्यार करते थे, मतलब आज तक उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। मतलब सर मेरी शादी में आए हैं, सर मेरे बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में आए हैं, ऐसे सब, मतलब ये एक पारिवारिक संबंध बनता है। श्री N.P. दीक्षित जी जो अभी जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके जो वाइस चांसलर थे, उनसे बड़े अच्छे संबंध है। उनसे जब भी आज भी जब भी अगर कहीं मैंने उनको देखा, तो आज भी श्रद्धा से मैं उनके पैर में उनके चरण स्पर्श करता ही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से हमको ट्रीट किया। संभवतः इसीलिए मुझे जो गोल्ड मेडल मिला है वो अपने शिक्षकों के कारण, उनके प्रेम के कारण। प्राथमिक समय प्रेम जो होता है उससे आदमी अंदर से प्रफुल्लित होता है, फिर रिजल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि टीचर्स ने मेरे बहुत प्यार, और फिर उस आधार पर साथियों, आज जाने सर के बारे में, सर का पूरा जीवन शैली जानने का प्रयास करा, और खास तौर से वो बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्या उनके सामने है और वो हार जाते हैं हिम्मत, तो सर का जो जीवन है वो वास्तव में बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। तो मेरा कहना यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग का प्रयास यही रहता है कि गुरुजी लोग की लाइफ स्ट्रगल के बारे में हम आप लोगों के सामने लेकर के आए। सेक्टर 10 में रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में शॉप नंबर सर थोड़ा 250 बता दीजिए। हमारा जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जोनल मार्केट सेक्टर 10 में शॉप नंबर 254, हमारे आसपास जो लैंडमार्क है वो मैक्स बेकर्स है, उसके आसपास हमारा ये संस्थान पड़ता है। गूगल मैप पे भी हमारी रूबी फिजिक्स की जानकारी उपलब्ध है। यदि बच्चे, हमारा एक उद्देश्य है शिव कुमार जी, हमारी संस्था भले आज जो भी आपके हिसाब से जिस भी स्तर पर हम पहुंचे हैं, हम आज भी अपने बच्चों को, जब बच्चा यहाँ पे आता है, क्योंकि हम अब एक जो गवर्नमेंट टीचर होता है वो एक्चुअल टीचर है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम प्रोफेशनल टीचर हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चा आता है एडमिशन लेने के लिए, हम सीधे उससे फीस कभी नहीं लेते, हम नहीं लेते। हम पहले बच्चे को अपनी क्लासरूम में एंट्री देते हैं, आप वहाँ बैठिए, अंडरस्टैंडिंग क्लासेस होते हैं, डेमो हम नहीं देते। अंडरस्टैंडिंग क्लासेस, आप बच्चा बैठे समझे, पढ़ाने का तरीका, कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आए। तो बच्चा पहले आता है, क्लासरूम अटेंड करता है, जब उसको संतुष्ट होता है तब फिर हम उससे जो भी एडमिशन की प्रोसेस है वो पूरी करवाते हैं। तो हमारी संस्था जो है, और एक अकेली संस्था है, हमारे कहीं कोई ब्रांच नहीं है, हम बहुत ज्यादा बैचेस, ऐसा मेगा बैचेस लेकर के नहीं रन करते। जितने लिमिटेड बच्चे होते हैं उन्हीं पे फोकस रखते हैं। शॉप नंबर 254 जोनल मार्केट मैक्स बेकरी के पास, सेक्टर 10, भिलाई, छत्तीसगढ़। तो साथियों, जो बच्चे हैं, सर का इस इंटरव्यू में नीचे सर का नंबर भी रहेगा, उसमें संपर्क कर सकते हैं, और सेक्टर 10 जोनल मार्केट में भी आ सकते हैं। सर का पढ़ाए हुए बच्चे कई जगह डॉक्टर हैं, अलग अलग उसमें कार्यरत हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सर के साथ जो लाइफ में जो माइनस चीज़ें हुई, उससे भी उन्होंने सीखा और आगे बढ़े।
ऐसे इसी प्रकार से आप लोग भी प्रेरणा लीजिए और उसी प्रकार से आप लोग भी कभी जीवन में अपने हार मत मानिए। हमारा ये मार्गदर्शन जो प्रोग्राम है इसका मकसद ही यही है कि गुरुजी लोग के जीवन लाइफ स्ट्रगल के बारे में हम आप लोगों को सामने लेकर के आए। तो फिलहाल आज रूबी फिजिक्स से मैं शिव कुमार सिंह अपने सहयोगी आशीष के साथ आगे फिर गुरुजी के साथ किसी गुरुजी के साथ मुलाकात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।